बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं अदील सरफराज। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने समात की इलेक्शंस, पंजाब में इलेक्शंस के केस की, और इस समात के बाद एक बहुत ही अहम सवाल जो बहुत सारे लोगों के जहनों में है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बैकफुट पर चली गई है। 14 मई को इलेक्शंस करवाने का फैसला, उस पर इम्प्लीमेंटेशन ना होने के बाइस आर्टिकल 204 के तहत तौहीन अदालत की कार्रवाई होना थी। क्यों आखिर एक लंबी तारीख जो है वो डाली गई। 8 दिन जो है वो वैसे अमूमन 8-9 दिन की जो तारीख है वो डाल दी जाती है, इससे ज़्यादा भी हफ्तों के लिए या महीनों के लिए भी कभी कभी, और कभी कभी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भी समात मुलतवी हो जाती है। लेकिन इस केस की नौयत को देखते हुए यकीनन ये एक बहुत अहम सवाल है। अदील सरफराज मौजूद थे कमरा अदालत में और इस केस को भी कवर किया है, तो इनसे ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि जो इनकी अंडरस्टैंडिंग है इस समात के बाद, वो अंडरस्टैंडिंग क्या है, किस किस्म के रिमार्क्स थे। और फिर इसी में दूसरा बहुत ही अहम पहलू कि ये जो कुछ आपको सड़कों पर नज़र आ रहा है और पाकिस्तान में हालात ख़राब हैं, जो कुछ हुआ 9 मई के वाक़यात, और उसके बाद कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, उसका एलामिया भी आपके सामने है। अगर इसकी वजह को जानने की, और उसमें इफ़ यू गो डीप डाउन इनटू इट, तो एक बात तो सबको समझ आएगी कि एक वजह इसमें से इलेक्शंस का ना होना है। तो जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड कहा जाता है कि अगर आप इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर करें तो ये भी एक बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी है। तो 90 दिन की डेडलाइन कब की गुजर चुकी। जनवरी के महीने में असम्बलियाँ तहलील हुई थी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की, तो वहाँ पर इलेक्शंस के मामले पर ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को थोड़ा सा इस सारे मामले को अकॉर्डिंगली जो है वो चलाना चाहिए था। तो इस सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। एक सरप्राइज़ मिला पीडीएम को, और एक और सरप्राइज़ जो है उसके लिए तैयारी मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हुकूमत को करनी चाहिए। अदील सरफराज साहब, समात का ज़रा क्विकली बताएं। आपने मेरे इब्तदाइये में सुन लिया क्या क्या पहलू हैं जो हमने कवर करने हैं इस वीडियो में। वैसे आपको लगा कि सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा बैकफुट पर है 9 मई के वाक़यात की वजह से? बिल्कुल सर, आज तो बाकायदा तौर पर नज़र यही आ रहा था कि आज जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि उन्होंने ही पार्टिसिपेट किया है, दीगर 2 जजेस तो मुकम्मल तौर पर खामोश रहे हैं। जो आज उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो कॉन्फिडेंट भी थे, ये नहीं था कि वो डाउन थे, कॉन्फिडेंट थे। और उन्होंने ऐसे लग रहा था जैसे आप अब थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि चीफ़ जस्टिस शायद भांप गए हैं, जो आज भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर इशारा दस्तूर पर हुआ, और जिस तरह गेट फलांगे गए रेड जोन में दाखिल होने के हवाले से, उसका भी उन्होंने हवाला दिया। अगर समात के ऊपर आए तो आज सबसे पहले तो ये समात उन जो आप कह सकते हैं इलेक्शंस का जो केस है, मेन केस, वो नहीं था। ये दरअसल एक नज़रसानी दरख्वास्त थी जो इलेक्शन कमीशन ने दायर की थी आखिरी तारीख को, बिल्कुल 3 या 4 मई को उन्होंने, 3 मई को 3 मई ये उन्होंने नज़रसानी दरख्वास्त दायर की थी 4 अप्रैल के उस फैसले के ख़िलाफ़ जिसमें 14 मई को इंतखाबात का कहा गया था। आज 15 मई थी, और अदालत ने आज की समात के आगाज़ पर, क्योंकि मुझे ये कम अज़ कम अंदाज़ा था कि अदालत आज ही इसको खारिज कर देगी। एक तो वो ज़ायदुल मियाद हो गया है, ज़ायदुल मियाद नहीं, आप कह सकते हैं गैर मौसर हो गया, क्योंकि 14 मई गुजर गई। उसके बाद जो लोकल स्टैंड आए का सवाल चीफ़ जस्टिस ने ही उठाया था गुज़िश्ता एक समात के मौके पर, तो नज़र यही आ रहा था कि अदालत इस रिव्यू को आज खारिज कर देगी। मगर हैरान कुन तौर पर चीफ़ जस्टिस ने आज फ्रीकैन को नोटिस जारी किए हैं और कहा है कि आपने बहुत से ऐसे ग्राउंड्स लिए हैं इस पिटीशन के अंदर जो बड़े इंटरेस्टिंग हैं, मगर वो अब आप उठा नहीं सकते आपने, क्योंकि उनको रेज़ नहीं किया मेन केस के अंदर। मगर फिर भी चीफ़ जस्टिस ख़ुद भी कह रहे हैं कि आप नहीं उठा सकते, और ख़ुद ही कह रहे हैं कि इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, हम आपको एक मौका देते हैं, आप उस पर अपनी तैयारी कर लें। और उन्होंने एक मौके के ऊपर कहा कि आपको कितना वक्त दरकार है। तो सजील सवाती वकील थे उनके इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने कहा कि मुझे 3 से 4 घंटे कम अज़ कम दरकार होंगे। तो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि नहीं, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा, तैयारी के लिए नहीं, वो बेसिकली चीफ़ जस्टिस का कहने का मकसद ये था कि आपको कितना वक्त दरकार है अपने आर्गूमेंट्स को फार्मूलेट करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए। तो आपको हफ्ता चाहिए, आपको 10 दिन चाहिए, ये चीफ़ जस्टिस ने ख़ुद कहा। तो सजील सवाती बीइंग अ स्मार्ट लायर, वो समझ गए, उन्होंने कहा कि 10 दिन कम अज़ कम मुझे चाहिए माय लॉर्ड। तो यहाँ पर अचानक खड़े हो गए बैरिस्टर अली ज़फ़र, उन्होंने कहा माय लॉर्ड, अदालती फ़ैसला है, अव्वल तो 90 रोज़ की जो डेडलाइन है वो गुजर चुकी है, 14 मई भी गुजर चुकी है, इंतखाबात नहीं हुए, अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, अदालत को चाहिए कि अब अपने फ़ैसले पर अमल दरामद कराए। तो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि देखें, अभी हमारा जो फ़ैसला है वो हतमी नहीं हुआ, फ़ाइनल नहीं हुआ। यहाँ पर अगर थोड़ा सा नाजरीन के लिए बता दें कि फ़ाइनल फ़ैसला वो होता है या हतमी वो होता है जिसके ख़िलाफ़ अगर अपील आनी है या रिव्यू आना है, तो उसके ऊपर भी फ़ैसला हो जाए, डिसाइड हो जाए एक दफ़ा,
उसके बाद वो फ़ैसला हतमी होता है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाती है। अब भी क्योंकि फ़ैसला हतमी नहीं हुआ और अपील नज़रसानी जो दरख्वास्त दायर हुई है उस पर अभी अदालत ने फ़ैसला सुनाना है, तो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि एक दफ़ा वो हतमी हो जाए तो ऑब्वियसली फिर हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी जाएंगे। मगर उन्होंने एक मौके के ऊपर स्नब किया बाकायदा तौर पर पीटीआई के वकील को, और ये अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए। उन्होंने कहा कि आप हमसे ये ना कहें कि जो आइन है उस पर अमल दरामद जो है वो हमने कराना है। हम आपको लगता है कि भूल रहे हैं कि 90 रोज़ मुद्दत तयन किया गया है, मुद्दत का इलेक्शन जो यानी हम उस फैसले पर खड़े हैं, हम उस लेकिन फैसले गो पर खड़े अबाउट हैं। तब्दील हो गया। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हम हिकमत अमली हम थोड़ी सी। बिल्कुल, उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प जुमला कहा कि उन्होंने कहा कि हम सिर्फ जो है ना आइन पर तकिया नहीं कर रहे, हमने जुज़वी हालात का भी जायज़ा लेना है। जो गुज़िश्ता समातें थी उन समातों के दौरान जुज़वी हालात का मैटर नहीं कर बिल्कुल रहे थे। मैटर नहीं कर रहे थे। तो आज ये जो आपका पहला सवाल है कि 9 मई के जो वाक़यात हैं क्या वो असरअंदाज हुए हैं, तो डायरेक्टली वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस केस के अंदर। और चीफ़ जस्टिस ने बारहा इस बात को रिपीट किया है कि जो क्लैश हो रहा है, और ये आप कह सकते हैं कि पुरतशद्दुद किस्म के क्लैशेस हो रहे हैं दोनों फ़रीक़ैन के जानिब से। उन्होंने एक फ़रीक को नहीं कहा, दोनों फ़रीक़ैन को अच्छा, ज़िम्मेदार। इसमें दैट वाज इंटरेस्टिंग। मैंने उस हवाले से सदीक से भी बात हुई, मैंने उनकी वीडियो भी देखी, उसमें बात कर चुके हैं, आपकी वीडियो भी देखी। मेरा ख्याल है कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि चीफ जस्टिस ने तो सबको बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है इस समात में। बिल्कुल, आज उन्होंने एक बात मुझे ये लगता है कि उन्होंने पीटीआई को भी ये बावर कराने की कोशिश की है कि आप भी सिर्फ हम पर ही तकिया ना करें, कुछ आप भी अपने कंडक्ट से ये साबित करने की कोशिश करें कि आप भी फेयर हैं और आप चाहते हैं कि मामलात जो हैं वो सुलझने की तरफ जाएं। उन्होंने एक हाई मॉरल ग्राउंड का लफ्ज़ जो है वो कम से कम 4 दफ़ा आज इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है कि आप पहल करें, आप में से कोई एक फ़रीक तो पहल करे, वो हाई मॉरल ग्राउंड ले और एक कदम पीछे हो, एक कदम पीछे हों, या आप कम से कम ऐसा एक मौक़िफ़ लें जिससे कम से कम जो आपके सामने वाला फ़रीक है, जो आपका मुखालिफ फ़रीक है, वो भी आपकी राय से इत्तेफाक करे और वो भी एक कदम पीछे हट जाए और आप लोग एक पेज के ऊपर आ जाए। उन्होंने आज फिर बोल कर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो मंसूर अवान साहब हैं उनको रोस्टम पर बुलाया और उनसे कहा कि आप लोग, मैं तो कहूँगा कि मुज़ाकरात का एक फिर जो है वो दौर शुरू करें। अटॉर्नी जनरल ने यहाँ पर कहा कि मैं वो पहला शख्स हूँ जिसने इस चीज़ को इनिशिएट किया था और बड़ी मुश्किल से मैं लेकर आया था इन लोगों को। दूसरी जानिब जो पीटीआई के 3 बड़े ही उन्होंने तारीफ़ की अटॉर्नी जनरल ने पीटीआई के तीनों नुमाइंदों की जो कि उस कमेटी का हिस्सा थे मुज़ाकराती, और उन्होंने कहा कि बड़े सुलझे हुए ये लोग हैं, बड़े प्रैक्टिकल सोच के हामिल लोग हैं, और मुझे ये लगता है कि वो प्रोसेस अगर थोड़ा सा और कंटिन्यू रहता तो हम किसी न किसी एक नतीजे पर पहुँच जाते, जो कि नहीं हो सका। और अब भी उन्होंने कहा कि जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं उसके बाद ऑब्वियसली हमें भी मालूम है कि हालात वो नहीं रहे। यहाँ पर जो वकील थे बैरिस्टर अली ज़फ़र पीटीआई के, उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की, टोकने की कोशिश की और उनको कहा कि देखें, आपने जो मुज़ाकरात किए हैं उन मुज़ाकरात के बाद आपने हमारी जो गिरफ़्तार की हैं लोग, उस तरफ आप नहीं आते। 2 मुज़ाकराती टीम के मेंबर, 2 शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी, वो भी गिरफ़्तार हैं। तो यहाँ पर अटॉर्नी जनरल भी थोड़े से आप कह सकते हैं कि गुस्से में नज़र आए। उन्होंने कहा कि आप 9 मई के वाक़यात को भूल रहे हैं, जो कुछ आप लोगों ने किया है उसको भी नहीं बुलाया जा सकता। तो उनके दरमियान एक बड़ा हीटेड आर्गूमेंट हुआ, तो चीफ़ जस्टिस ने बीच में इंटरवीन किया। उन्होंने कहा कि देखें, इस सारे मामले को हल किया जा सकता है, आप लोग एक मेज़ पर बैठे हैं। अटॉर्नी जनरल साहब, आप अपने मौक्कल यानी हुकूमत पाकिस्तान से बात करें, अगर वो आते हैं मुज़ाकरात की मेज़ पर, और दूसरी जानिब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब अपने मौक्कल यानी इमरान खान से बात करें, तो ये मामला हल की जानिब बढ़ सकता है। मगर आज यकीन दहानी दोनों इतराफ़ से नहीं हुई। अब नज़र यही आ रहा है कि लचक दोनों इतराफ़ से दिखाई नहीं दे। सरप्राइजिंग, आपको नहीं लगा कि एक बड़ा सरप्राइज़ मिला? पीडीएम की जमातें जो हैं उन्होंने ऐलान किया कि हम जनाब धरना लेकर आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर, और जब आप कराची से, सिंध से, सक्खर से, लाड़काना से, राशिद सुमरो जो ज़ाहिर वहाँ से वो एक क़यादत करते हुए आ रहे थे, बलूचिस्तान से आप काफ़िले लाएँ, आप खैबर पख्तूनख्वा से अपने मदारस के लोगों को इकट्ठा करें, उसके बाद जो DI खान के लोग हैं हकला इंटरचेंज के ऊपर जमा हों सारे, फिर वहाँ से काफ़िले की सूरत में आएंगे इधर पूरे रावलपिंडी में, रावलपिंडी डिवीज़न में इश्तहारात लगवाए गए। वो इसलिए तो नहीं था कि पाकिस्तान के हर कोने खुदरे से बंदे आएंगे यहाँ पर एक जलसा 3 घंटे का, नहीं सर, ये 4 घंटे का जलसा अटेंड करेंगे और वापस चले जाएंगे। जो 8 दिन की तारीख डाली है वो तो इस सेंस से आए थे कि जनाब आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई तौहीन के नोटिस
जारी करने की आप बात करेगी। इस सरप्राइज की बात कर रहे हैं कि चीफ ने ये सरप्राइज दी? तो ये सरप्राइज था, बिल्कुल, पीडीएम के लिए सरप्राइज था। वो तो इस बात के लिए तैयार थे। आप कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया था, काबीना का इजलास बुलाया गया था, उसके और बाद टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुश्तरका इजलास बुलाया गया था पार्लियामेंट का, साथ में पीडीएम का पूरा बाहर धरना जो है वो स्टेज किया हुआ था। उसका मकसद और मतलब क्या था? उसका मतलब यही था कि जनाब इधर से नोटिसेस जारी होंगे, इधर से तुंदो तेज़ रिमार्क्स आएंगे, उधर आपने इस समाज से पहले आपने पूरी तैयारी कर ली जनाब, एक करारदाद, एक तहरीक पेश कर दी कि चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ रेफरेंस लाया जाए। बाहर खड़े होकर मरीम नवाज़ तकरीर कर रही है कि शराफत से इस्तीफ़ा दो और घर जाओ। चीफ जस्टिस को कह रही हैं, अमृता बंदयाल को, साथ में ये कह रही हैं कि सिर्फ घर नहीं जाओ, ख़ुद को कानून के सामने पेश करो और जो तनख्वाहें ली हैं वो तनख्वाहें सरेंडर करो। तो वो मामला उनका, तो फिर जब 8 दिन की तारीख पड़ी मौलाना और ये ज़ाहिर चकरा गए होंगे, उन्होंने भी कहा कि जनाब अल्लाह हाफिज़, ऑब्वियसली फिर सर, ज़रूरत पड़ेगी तो आएंगे। तैयारी तो उनकी धरने की ही थी। और आपको याद होगा कि कल शाम तक तो 2 वफाकी वज़रा भी मौलाना के पास गए मकाम बदलाने के लिए, और जहाँ तक धरने की मुद्दत की बात है वो तो डिस्कस ही नहीं हो रही थी। ये तो लामहदूद था। ट्रैप नहीं हुए ना मौलाना कि अगर बैठ गए हम आगे ब्लू एरिया में, फिर लोग कहेंगे आप गए, आप जा क्यों रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मौलाना फजल रहमान बहुत अच्छी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन इस तमाम तर सिनेरियो में बहुत से नाजरीन शायद इत्तेफाक न करें, मुझे ये लग रहा है कि सबसे अच्छी पॉलिटिक्स जो है ना वो उमर अता बंदयाल साहब कर रहे हैं। अच्छा। और वो इनको एक स्टेप अहेड जा रहे हैं, मुझे अपना नजरिया है। क्वेश्चन इज के ये जो फैक्टर है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कि अगर इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर हो, पंजाब के अवाम, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, भाई उसका आप आइनी कानूनी हल निकालें ना। ये तो कोई बात नहीं है कि गैर मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो अपना कंटिन्यू करें। सर इसमें मैं तो आपको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स चाहिए। मैं तो जिम्मेदार करार देता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और इसमें कोई जिम्मेदार नहीं है, ना इमरान खान साहब जिम्मेदार हैं, ना पीडीएम जिम्मेदार है। बेशक पार्शली वो सब लोग जिम्मेदार होंगे, लेकिन जो मेन किरदार है, तो है ना नहीं नहीं, वो तो पूरा पिंग पोंग वो सर बिल्कुल जिम्मेदार तो ऑब्वियसली है ना। वो तो 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात उन्होंने कराना थे। मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो पहले से जिम्मेदार है। आपने जब केस टेकअप किया, आपने या तो टेकअप किया है केस, उसके ऊपर आप अपना फैसला दें और फैसले पर अमल दरामद करवाएं, अदरवाइज़ आपको फिर नोटिस लेने की ज़रूरत क्या आन पड़ी थी। आपने नोटिस लिया, आपने इतनी जल्दी उस केस को एक लार्जर बेंच बनाया, और उसके बाद एक आपने जजेस को ये जवाज़ पेश किया कि वो इख्तलाफ करें, और ये जवाज़ मैं ये समझता हूँ चीफ जस्टिस ने ख़ुद पेश किया। अब थोड़ा सा अगर आप रिवर्स चलें ना, फरवरी में ये नोटिस 2 जजेस के नोट पर लिया गया था। आपने 2 जजेस के नोट पर और फिर 2 जो आइनी दरख्वास्तें उस वक्त स्पीकर्स ने दायर की थी, बिल्कुल उन्होंने दायर की थी, आपने एक आज खुद नोटिस लिया और प्रोसीडिंग्स का आगाज़ किया, 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाया। जो 4 जजेस ने एतराज़ उठाया, मुख्तलिफ आप कह सकते हैं मौक़ों पर वो एतराज़ उठाया, मगर 4 मजमूई तौर पर जजेस थे 9 में से जिन्होंने एतराज़ उठाया। उनका बुनियादी एतराज़ क्या था? उनका बुनियादी एतराज़ ये था कि पहले हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है, हाई कोर्ट ने भी, जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने भी आइन के तहत हल्फ उठा रखा है, तो क्यों ना हम उनको पहले उनका काम करने दें, उसके बाद इवेंचुअली मामला हमारे पास आएगा, हम उसको टेकअप कर लेंगे। हमने भी उस वक्त मुझ समय तो नज़र आ रहा था ना कि वो डेडलाइन को वो हाई कोर्ट के फैसले के बाद क्या कर रहे थे। नहीं सर, बात ये नहीं है। तो अब क्या हो रहा है, अदालतों में मामला आता है तो इस तरह ही होता है। बात यह है कि उस वक्त अगर चीफ जस्टिस, मैं मुझ समेत बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि उन जजेस को अब तकनीकी नुक्तों पर नहीं आना चाहिए, अब अगर अदालत ने नोटिस ले लिया तो आइन के मुताबिक फैसला करें। लेकिन अब मुझे ये लगता है कि उनकी बात ठीक थी। अगर उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थोड़ा सा सब्र कर लेते, आज खुद नोटिस लेने में थोड़ी सी ताख़ीर कर लेते, आज खुद नोटिस लेने की अव्वल तो उनको ज़रूरत न पड़ती, अपील की सूरत में मामला सुप्रीम कोर्ट में आ जाता, और ये 1 महीने की बात थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में आता, वही 9 रुकनी लार्जर बेंच बनता। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो 9 रुकनी लार्जर बेंच का फैसला जो है वो मुतफ़िक़ा होता। मैं डिसएग्री करता हूँ, लेकिन उसके लिए फिर एक फ्रेश वीडियो दरकार होगी। बिल्कुल ठीक है, फ्रेश वीडियो दरकार होगी। फाइनली मुझे ये बता दें कि चलें, एक सरप्राइज़ तो ये था कि पीडीएम जनाब वो तो पूरी तैयारी करके आए थे, उन्हें बताया गया कि जनाब 23 तारीख को होगी। इंटरेस्टिंगली फिर 23 तारीख तक की बुशरा बीबी की ज़मानत जो है वो ले ली जाती है। अब ये कोई इसको इत्तफाक कहें, आप इसको कोइंसिडेंस कहें, लेकिन क्या अब सरप्राइजेस ख़त्म हो गए हैं? पीडीएम को सुख का सांस ले लेना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि 23 तारीख ऑनवर्ड बड़ा तेज़ी से ये मामला सेटल होगा, और फिर क्योंकि फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ और फ़ैसला हतमी हो जाने के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, और इम्प्लीमेंटेशन ना होने की सूरत में, जो कि नहीं हुई, तो उस सूरत में जो है वो फिर तौहीन अदालत की तरफ एक सरप्राइजिंग मूव हो सकती है? सर बेसिकली तो अदालत अब भी तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है, क्योंकि ये तहम्मुल जो है उनकी भलाई के लिए नहीं है जो पीडीएम के लोग हैं। ये दरअसल तहम्मुल जो है वो चीफ जस्टिस की अपनी एक सियासत है।
वो ये भांप गए हैं कि दरअसल ये वरना जो मुझसे मरीम चाहते हैं। नवाज ने कहा उस पर तहम्मुल बनता ही नहीं है ना, सर जो ये मौलाना चीफ जी, ये जो सारे जस्टिस तकारीर कर रहे को हैं। ये इस बात का इदराक है कि ये पीडीएम के तमाम लोग हैं, ये जो मौजूदा पार्लिमान है ये चाहती है कि अदालत की जानिब से इस तरह का स्ट्रॉन्ग किस्म का फैसला आए और ये लोग शहीद बने, सियासी शहीद बने। 2 या 4 माह की तो उनकी चीफ जस्टिस नाअहली का होगी। इसमें क्या स्टेक है उनको? सर चीफ जस्टिस उनका का क्या? स्टेक ये है ना कि चीफ जस्टिस उनको एक मौका फराम कर रहे हैं, उनकी सियासत चमकेगी चीफ जस्टिस की मौका फराम करने से। और उसके बाद तमाम तर जो आप कह सकते हैं तोपों का रुख अभी एक जमात की जानिब से अगर किया जा रहा है, तो वो फिर जब पब्लिक में वो लोग जाएंगे इलेक्शंस के कैंपेन के अंदर, तो फिर बंदयाल साहब जो होंगे ना वही होंगे मौजूए बहस। उन्होंने जुल्म किया होगा एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर। वो बेसिकली चीफ जस्टिस भी ये समझते हैं कि ये चाह रहे हैं, और अगर चीफ जस्टिस अब तौहीन अदालत लगाएंगे तो फिर जो अदालती फैसला उस पर तो अमल दरामद नहीं हो सकेगा। जो लार्जर आप कह सकते हैं उसमें अगर आप देखें चीफ जस्टिस की तो एक ही ख्वाहिश अभी नज़र आती है ना कि आइन के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। अगर टू बी वेरी फेयर, अगर वो आइन के ऊपर अमल दरामद करवाना चाहते हैं तो वो इसी सूरत में हो सकता है कि तमाम फ़रीक़ैन मुतफ़िक़ा तौर पर एक दरमियानी रास्ता निकाल लें और इंतख़ाबात का ऐलान कर दें। इस तरह तो नहीं होगा कि अदालत तौहीन अदालत के नोटिस जारी करे, उनको तौहीन उन पर कंटेम्प्ट आयद कर दे और उसके बाद इंतख़ाबात की तारीख का ऐलान हो जाए। कौन करेगा इंतख़ाबात की तारीख का ऐलान अगर वो लोग कंटेम्प्ट में उनको सज़ा हो जाती है? ऑब्वियसली फिर तो मैच पड़ेगा ना, मामला मज़ीद ताख़ीर की तरफ जाएगा। तो चीफ जस्टिस भी समझते हैं कि ये लोग मुझसे चाह रहे हैं इस तरह का ऑर्डर, और चीफ जस्टिस इसी वजह से नहीं कर रहे। और अब जो उन्होंने एक और मौका फ्राहम किया है 23 तारीख की जो आप बात करें बुशरा बीबी की, उसका तो मुझे नहीं पता कि इससे क्या ताल्लुक़ है, लेकिन एक बात तय है चीफ जस्टिस ने जो वक्त दिया है तकरीबन 8 रोज़ का, वो ये चाह रहे हैं कि अब क्योंकि 9 मई के बाद आज जो कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई है, आपने उसको रिपोर्ट भी किया, उसके बाद उसका जो एलामिया आया है उसके बाद और जो मौजूदा ओवरऑल सूरत हाल है, अब तमाम फ़रीक़ैन को शायद 1-2 रोज़ में कुछ ठंडे दिमाग के साथ वो लोग सोचें कि हमें मिल बैठ कर इस मामले को हल करना होगा, क्योंकि मामला अब जो है वो बिगाड़ की तरफ जा रहा है। फिलहाल जो है वो मिल बैठ कर, और सुप्रीम कोर्ट को एक वे आउट इसमें ही मिलता है। फिलहाल जो है वो मिल बैठ कर मामला तैयार होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसके हवाले से कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैंने अपने एबीएन के प्रोग्राम में बात की है, लेकिन कुछ बहुत उसके इंटरेस्टिंग पहलू हैं। शायद किसी ने उसको बहुत ज़्यादा गौर से और बारीक बीनी से नहीं पढ़ा। जो एलामिया सामने आया, उस एलामिया में कुछ चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हैं, वो मैं आपके सामने इंशाल्लाह वीडियो में रखूँगा। और जो अदालती महाज है ये ठंडा नहीं हुआ, ये जूं का तुम बरकरार है। अदील अभी भी मुझे बता रहे थे, इन्होंने अब से थोड़ी देर के बाद जाना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। वंस अगेन नैब कवानीन के हवाले से मामला ज़ेर समात होगा, और भी ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमेशा कुछ ना कुछ आपको बताया। अच्छा, आपकी वीडियो लंबी हो रही है, एक और आपको बात बता दें नाज़रीन के लिए कि चीफ जस्टिस की जानिब से आज एक बड़ा ही आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव पैगाम आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अब जो एक नामजदगी थी एक जज साहब की चीफ जस्टिस फेडरल शरीयत कोर्ट के लिए, प्रपोज़ किया था उनका नाम इकबाल हमीदुर रहमान साहब का, जो कि हमीदुर रहमान आपको याद है उनके साहबजादे जिनको बरतरफ जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया था सुप्रीम कोर्ट से, जिनको बताते जिनका तस्करा करते हुए चीफ आबदीदा हो गए थे। उनको नॉमिनेट, हमें पहले ये मालूम हुआ कि उनको नॉमिनेट किया है चीफ जस्टिस ने। अब आज मालूम पड़ा कि उनको नॉमिनेट किया था सरदार तारिक मसूद ने, जो कि सीनियरिटी में तीसरे, बिल्कुल बिल्कुल, और उनको नॉमिनेट किया। और उसके बाद मुतफ़िक़ा तौर पर जुडिशल कमीशन ने आज उनके नाम की मंजूरी दे दी है और पार्लिमानी कमेटी को भेज दिया है। तो इससे नज़र यह आ रहा है कि चीफ जस्टिस भी अपना हाउस इन ऑर्डर कर रहे हैं। उन्होंने 2 रोज़ कबल एक मीटिंग भी की है तमाम सीनियर जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, कम से कम 6 जजेस को बिठाकर, और नज़र यही आ रहा है कि अब चीफ जस्टिस को इस बात का इदराक भी हो चुका है कि मुझे पहले अपना हाउस इन ऑर्डर करना है। और ये कम से कम कौम के लिए एक अच्छी खबर है, मुझे ये लगता है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो मरकज़ी वो नुक्ता बन चुका है। सही, चलें देखें जनाब मामला कैसे अनफोल्ड होते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया ज़रा आपके सामने रखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन कौन से मैसेजेस मौजूद हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे और अदील सरफराज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।